Hello everyone, very good evening all of you. गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। ओके रुकिए 1 मिनट, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को तो आ रही है सर। आई एम अनेबल टू हियर यू पीपल। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। आपको आ रही है? मुझे नहीं। ओके, अब बताइए। आ रही है सर। आ रही है सर। अब बोलना कोई। यस सर। ओके, अब आ रही है आवाज़। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो क्लास में ये तो शेयर हो गया ना फिर स्लाइड तो? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया था सबका? यस सर। इसका आंसर क्या था? यस सर। इसका आंसर 2√2m/d³ ऐसे करके है। यस सर, यही था, मेरा ये आया था। क्या आ रहा है सर? 2√2m/d³ इनटू μ/4 ऐसे कुछ है। अच्छा, पहले यस सर। कैसे किया आप लोगों ने? सर ये इसके लिए वो कर दिया था, मतलब हमारे पास m और m है दोनों, अगर हम ठीक है। उनको ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो वो √2m आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। और सर √2m आ जाएगा तो फिर हम निकाल लेंगे। √2m की डायरेक्शन जो है आ जाएगी, तो उसमें ये एक्सियल पोजीशन आ रही होगी इसकी फिर, है ना, पॉइंट की। यस सर, उसको सुपरपोज यस कर देंगे पूरा। ओके, इसमें जो है ये जो है दोनों मैग्नेट जब आप जोड़ोगे तो √2m बनेगा। तो √2m जो आ रहा होगा ऐसा कुछ आ रहा होगा। इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऐसे कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा, या फिर इस केस में आपका जो है साउथ टू सर नॉर्थ होता अपोजिट है ना, डायरेक्शन बनेगा। साउथ टू नॉर्थ होता है, तो इसका वाले ऐसे बनेगा और इस वाले का ऐसे बनेगा, तो नेट आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो नेट ऐसे बनेगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। इसके हिसाब से ये पॉइंट जो है इसके कौन सी पोजीशन पे है, ऐसा केस बन गया ये कि ये मैग्नेट रखी हुई है √2m वाली। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m होगा, इसका भी m होगा, तो ये √2m हो जाएगा। √2 आएगा, 2√2 नहीं आएगा, √2 आएगा। और ये जो पॉइंट आपका है वो यस सर, मैं भी वही सोच रहा था 2√2 कहाँ से आ गया। हाँ, √2 आएगा। और ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ कहीं पे है, एट अ डिस्टेंस d। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो वहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम लोग। इक्वेटोरियल का कहाँ पे रखा है पॉइंट, ऐसे था ये, सर आपने इसे दिया था। इस जगह दिएगा। मैं अगर एक्चुअल क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है एक्चुअल क्वेश्चन में। अच्छा, एक्चुअल क्वेश्चन में मैं के बीच में देखा था। एक्चुअल क्वेश्चन में पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे दे रखा था, ये यहाँ पर, ये d डिस्टेंस पे यहाँ से दे रखा था एक्चुअल क्वेश्चन में, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में। ठीक है, तो ये आपका इस केस में अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है ना, एट अ डिस्टेंस d। तो ये ऐसा केस बनेगा। अगर यहाँ पे होता तो फिर आपका √2 नहीं आता, फिर केवल √2 आता। तो ये d की जो पोजीशन है वो यहाँ पे दी हुई है, पुराना तो मिटेगा नहीं है। तो d आपका यहाँ पे अगर है तो ये केस बन गया ये वाला। तो मान लो पॉइंट यहाँ पे है ये d डिस्टेंस पे, और ये इसकी एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो आपने लास्ट टाइम निकाला था, है ना, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 बन जाएगा, 2√2m/d³ इंटू μ0/4 करके आ जाएगा। ठीक है, कौन सा केस बता रहे हो आप? ये ऊपर, अगर ऊपर होता पॉइंट तो
नहीं, जो एक्चुअली जो दे रखा है वो एक्सियल लाइन पे दे रखा है पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन है इसकी, ये वाली जो है क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, वो एक्सियल पोजीशन पे यानी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी बी की? क्या फॉर्मूला लगेगा? आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है? लास्ट टाइम मैंने निकाला था ना, एक्सियल लाइन पे कितना होता है वैल्यू? ये वैल्यू आई थी ना आपकी एक्सियल लाइन पे? यस सर। यस सर, ये आई थी 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। 2 टाइम, ये आई थी ना 2m आया था यहाँ पे, तो 2m/d³ आया था। तो यहाँ पे फिर हम 2√2 कर लेंगे, m की जगह पे √2m आ जाएगा, तो 2m/d³ है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा अगर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे होता ये, तो फिर ये 2 नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ? यस सर। सबको हुआ? कोई डाउट है अभी? जिन्होंने घर से पढ़ा होगा उनको तो क्लियर होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल वाले क्वेश्चन किए होंगे अगर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 शॉर्ट मैग्नेट हैं, 2 शॉर्ट मैग्नेट with magnetic moment m1 equal to 8 ampere per meter square, ampere meter square, and m2 equal to 27 ampere meter square are placed 35 centimeter apart along their common axial line. With like poles facing each other. The neutral point is न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा दोनों का कंबाइंड। द न्यूट्रल पॉइंट इज ए midway between them, 21 centimeter from weaker magnet, C है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम weaker magnet, और फिर है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम weaker magnet। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर आपकी मैग्नेट ऐसे ऐसे रहती है? मैग्नेटिक मोमेंट 8 और 27 दिया हुआ है, क्या आंसर आएगा?
रहेंगे आंसर किसी का भी सी वाला, सी ऑप्शन। सी आ रहा है। ओके, बाकी लोगों का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लोग घर पे जो है खुद। प्रैक्टिस कम है भाई, सब लोग प्रैक्टिस घर जाके करते नहीं क्वेश्चन। घर जाके पढ़ा करो जो पढ़ाया जाती है, क्वेश्चन भी करा करो उसके। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर करना बस आपको। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला में देखा था कि 0/4 पाई। यस सर, वही कर रहे थे सर। ऐसे हो जाएगा बस। यहाँ से क्या आएगा m1/d1 का क्यूब इक्वल टू m2/d2 का क्यूब। m1 आपका जाएगा 8/d1 सर सी है ना? सी आएगा। डन सर। ये आ जाएगा। दूसरा आपको पता है d1 प्लस d2 आपका 35 दिया हुआ है। दोनों मैग्नेट के बीच जो दूरी है आपका, जो पॉइंट है यहाँ से जो दूरी है वो d1 और ये d2 है, तो ये आपका 35 है। एक आपको ये पता है, एक ये पता है, इन दोनों को सॉल्व करना है बस। तो आंसर इसका जो आएगा निकल जाएगा, सी निकल जाएगा आंसर। आया सबका आंसर अब? आया नहीं है बाकी लोगों का? दिव्यांशी, प्रियांशु, अक्षित, आया आप लोगों का आंसर? नहीं आया। साहिल आ गया सर। आ गया? ओके। ओके, आगे चले फिर अगले थ्योरी पे चले। बस ठीक है, यस सर। ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो तुमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ना। मैग्नेटिक डाइपोल आपका जो होता है, डाइपोल मोमेंट इज m×2l होता है, और अगर करंट कैरिंग लूप होगा उसका डाइपोल मोमेंट I×A होता है। आई थिंक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, NIA होता है। इसी पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। करंट लूप ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वैसे। एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें वैल्यू तो आपको पता है डाइपोल की कितनी आएगी। हमें मेनली यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? जैसे मान लो करंट कैरिंग लूप है और इस पे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर, तो कैसा फील्ड आएगा? राइट हैंड थंब रूल से डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा? सेंटर पे ऐसे आएगा। यस यस सर। ठीक है, अगर ऐसे आएगा तो यहाँ से लाइट अंदर जा रही है ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से बाहर आ रही है। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को देखूं तो आई कैन से ऊपर वाला पार्ट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल। यस यस सर। बोल सकते हैं लोग कि कैसे होता है, नॉर्थ पोल से बाहर आती नहीं है, साउथ में ले जाती है। ऊपर वाला पार्ट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल, और नीचे वाला अगर हम नीचे से देखें तो नीचे वाला पार्ट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। तो ये एक मैग्नेट है जिसकी की लेंथ 0 है। तो इट इज काइंड ऑफ मैग्नेट विद ऑलमोस्ट 0 लेंथ। तो इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। अगर ये रिवर्स करंट हो जाए,
करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसा हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा और फिर पोल भी आपके रिवर्स हो जाएंगे। फिर नीचे वाला साउथ बन जाएगा, ऊपर वाला नॉर्थ बन जाएगा। तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है आपको। तो करंट लूप इज एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन हमसे पूछे क्या है आपकी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम अगर देंगे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। साउथ टू नॉर्थ होती है ना। तो इस केस में अगर हम देखें तो ऐसे होगी, इस केस में देखें तो ऐसे होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है हमारा उधर को डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम जो निकालते हैं थंब रूल से निकालते हैं, डाइपोल की डायरेक्शन भी थंब रूल से आ जाएगी। फिर राइट हैंड थंब रूल आप लगाओगे, जिधर को आपका थंब आएगा उधर को डाइपोल की डायरेक्शन होगी। तो आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है, किसी को है तो बताओ। सर ये पहले टॉपिक पढ़ा रहे ना आपको? हमने डायरेक्शन नहीं पढ़ी पहले, इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा था। तो सर आज का ये पहला टॉपिक है ना? आज का पहला टॉपिक था। अभी ज्वाइन किया क्या आपने? सर अभी 2-3 मिनट पहले। अच्छा, अभी हमने बस एक ये पुराना क्वेश्चन किया था जो लास्ट टाइम दिया था, और एक ये क्वेश्चन किया है, ये पहला टॉपिक शुरू हुआ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो NIA आएगी और डायरेक्शन ये आएगी। तो अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें इसकी तो राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट M वेक्टर इक्वल टू NIA N कैप। N कैप की डायरेक्शन हम निकाल लेंगे, हमें पता है कैसे निकालनी है, IA वेक्टर से निकालनी है हमें। तो हम वहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। यस सर। यस सर। सर ए क्या है यहाँ? ए यहाँ पे एरिया है लूप का, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके। ओके, तो ये सबसे क्लियर n है। नंबर ऑफ टर्न्स है। n नंबर ऑफ टर्न में अगर ज़्यादा हो, यहाँ पे तो एक ही है, ज़्यादा होंगे तो n ले लेंगे, ठीक है। यस। ओके, अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है, मतलब ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि a wire of length L carrying current I ampere is bent in form of a circle. Find its dipole moment. Magnetic moment. Magnetic dipole moment या magnetic moment. उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर ऑप्शंस किस फॉर्म में है? पाई की फॉर्म में, पाई और IL स्क्वायर इनकी फॉर्म में। IN स्क्वायर अपॉन 4 पाई। करेक्ट। डन सर। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बोर्ड का 1 नंबर में आया उसके में। सब लोग निकाल पा रहे हैं? यस सर। हमें एरिया चाहिए बेसिकली। L लेंथ है, सर्कल में हमने बेंड किया है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर होगा, और रिलेशन क्या होगा? 2 पाई आर इक्वल टू L होगा, और आपका L बाई 2 पाई होना चाहिए। तो एरिया आपका पाई इंटू L बाई 2 पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू L Done, sir. बाई 4 पाई स्क्वायर। L स्क्वायर बाई 4 पाई है ना, पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4। डन, सबका हो गया? यस सर। ओके, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी बना सकते हैं, कई बार बोलेंगे उसे रेक्टेंगल बना दिया, कई बार कुछ और बना दिया।
तो ये सब हमें क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन is making 6.6 10 to power 15 revolution per second around the nucleus in an orbit of रेडियस, कितनी रेडियस होती है फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम में? 0.528 ओके 53 होता है लगभग। यस सर। तो इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट इज तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। And 9.2 something into 10 raised to the minus 24. 23 1 into 10 to the minus 23 दिया होगा ऑप्शन में, थोड़ा बताओ। सही है, 1 into 10 to the minus 23 दिया होगा। है ना, यहाँ पे एरिया तो निकाल ही लोगे पाई आर स्क्वायर से। आई निकालना है आपको, आई आपका क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई एफ हो जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू एफ। तो टी इंटू फ्रिक्वेंसी, ये आपका करंट आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 6.6 10 to power 15 दी हुई है, तो करंट आएगा। इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई टू ए आ जाएगा। ठीक है, देखो सब लोग, किसी को डाउट है, समझ में आया करंट कैसे निकालना हमने क्यू बाई टी करके?
यस सर। ये हाँ सर। ये कैसे आया था? क्यू बाई टी कैसे है? कैसे क्यू बाई टी तो समझ लिया, उसके बाद इसके बाद 1/t को फ्रीक्वेंसी कर दिए, ओके सर। क्यू को ई कर दिया। ठीक है, देखो सब लोग निकाल के आंसर आ रहा है 1 × 10⁻³ into pi r square pi r square divided by 3 square कितना आ रहा है सर? 10⁻21 23 सॉरी आंसर फाइनल 10⁻−23 the final answer। देखो सब लोग सर ये 0.93 में ऐसे आ रहा है। 0.93 इंटू कितना आ रहा है? सर 10⁻22 आ रहा है सर। 22 नहीं 23 आ रहा है सर, -23 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर दे रखा है एक्चुअली ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं सारे, ऐसे दे रखे हैं ऑप्शन 1 × 10⁻24 यही आएगा आंसर तो। यस सर डन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन था और मैं तो इधर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये क्वेश्चन है डायक्रोनल वगैरह सबको ध्यान है ना, डायक्रोनल पढ़ाना हम लोगों ने, अभी वो सब आएगा यहाँ पे टॉर्क वगैरह निकालने का तो डायरेक्शन का। यस सर। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Yes, sir. यस बहुत सर। धीरे है, एक मिनट रुको, अब ठीक है सर। अभी क्या हुआ, बढ़ी है घटी? सब सही है, बढ़ गई, अभी क्या हुआ? बढ़ आवाज गई। बढ़िया सर। अब आ रही है? अब कैसे आ रही है? सब ठीक आ रही है बिल्कुल। अब ठीक आ रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, ए नॉन प्लेनर लूप of conducting wire carries current I is placed as shown. Each the straight section of the loop is of
2a। magnetic moment of the loop is, तो ये दो करने के लिए कुछ ऐसा है। ऐसा रखा है लूप, तो आपको सबको दिए वैसे each portion is of length 2a, ये 2a है, ये भी 2a है, ये सारे 2a हैं। तो what is the magnetic moment in this case? इसमें से तो मैग्नीट्यूड बताना है। डायरेक्शन भी बता दो अगर पॉसिबल है, तो मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड लिखो है। तो 4√2 ia²। करेक्ट, 4 आएगा। ZX प्लेन में आएगा वैसे डायरेक्शन का। डायरेक्शन इसके जो है ZX के बीच में, ठीक है। यस सर, 45 डिग्री के लाइन के लॉन्ग। यहाँ पे दो लूप में ब्रेक करना पड़ेगा, हमें ये लूप मानना पड़ेगा, एक ये वाला। अब ये कंप्लीट नहीं है लूप, तो कंप्लीट करने के लिए ऐसे करंट मान लेते हैं, ऐसे एक इधर को मान लेते हैं, इधर को मान लेते हैं, नेट करंट तो जीरो ही हो गया। नीचे वाले को ऐसा करंट है, ये एक करंट हम मान लेते हैं इधर को जा रहा है, और एक करंट उल्टा हो रहा है, नेट करंट जीरो हो गया। लेकिन ये लूप कंप्लीट हो गया आपके। तो इनका एक लूप ये बन गया आपका, और एक लूप नीचे बन गया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ऐसे होगा, और इस वाले का ऐसे होगा। दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, आई इंटू ए स्क्वायर, सॉरी आई इंटू ए आपका हो जाएगा 2a इंटू 2a यानी 4a²। तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का 4ia² है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो नेट वैल्यू आपकी 4√2 हो जाएगी। जब इनको जोड़ोगे परपेंडिकुलर वेक्टर को, तो ये 4√2 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर सब कुछ? यस सर। सर एक बार फिर बता दें। इसमें लूप हमें लूप चाहिए था, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है लूप का क्या होता है, आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू एरिया होता है। यस सर। तो हमने इस पूरे डायग्राम को 2 लूप में ब्रेक कर दिया। एक लूप हमने ये वाला ले लिया ऊपर वाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो इधर को आएगा, है ना। तो इस वाले लूप का एरिया कितना है, 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर इसका एरिया है। यस करंट इसमें आई है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4i a स्क्वायर इंटू आई आएगा, और डायरेक्शन उसकी बाहर की तरफ होगी ऐसे, सर डायरेक्शन राइट हैंड हम लोग से निकालना है। राइट हैंड हम चलेगी बिल्कुल, ओके सर। है ना, बाहर को आएगी। ऐसे ही फिर नीचे वाला लूप देखेंगे, तो नीचे वाले लूप की जो डायरेक्शन आएगी एम की ऊपर को आ रही होगी, वैल्यू सेम आ रही होगी, है ना। तो दोनों आ गए आपके वैल्यू, परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करो। ओके। और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि ये करंट फ्लो कर रहा है फ्लूइड में ऐसे और इसमें ऐसे, इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इन केस में, दोनों का करंट I मान लेते हैं, ले सकते हैं। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, यस सर, यही है। तो यही है I इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो होगा सबको कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, और एरिया हमें पता होना चाहिए कि एरिया कितना है। ठीक, यस सर। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप ये निकाल सकते हो आराम से। नेक्स्ट है कपल और टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट को जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, फोर्स कितना आएगा उस पर, डाइपोल सर ये जो आपने निकाला है ये सर R1 R2 वाले केस में, इसमें कैसे निकाला ये आपने? एरिया निकाला ना, आई इंटू एरिया ऐसे करेंगे, यस सर। माइनस करना हो गया पड़ेगा सर, क्लियर हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। नेक्स्ट है हमारा कपल और टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट। फोर्स कितना होगा बार मैग्नेट का यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखूंगा तो, डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे कितना, न्यू नोट m/4 pi r स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर। डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते थे क्या आंसर आता है? P क्रॉस E। फोर्स 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 कितना आता था QE। डाइपोल को रखते थे जब, क्योंकि तो एक क्या चार्ज, पूछना सर आप? एक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना फोर्स लगेगा उस पर? सर 0 लगता है नेट फोर्स। जीरो लगता है, तो इधर क्यों लगा रहे हो? जीरो लगता, डाइपोल पे जब रखते हो प्लस चार्ज को एक पे इधर लगता है, एक पे इधर लगता है, तो नेट जीरो आता है ना फोर्स। यस सर। तो भूल गए सब लोग क्या, क्या फोर्स जीरो आएगा यहाँ पे, टॉर्क आता था आपको, तो यहाँ पे भी टॉर्क आएगा जब हम बार मैग्नेट को रखेंगे यूनिफॉर्म फील्ड में। मान लो यूनिफॉर्म फील्ड में आपने बार मैग्नेट को रखा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है मान लो, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर को लगेगा, टुवर्ड द फील्ड, और साउथ पोल पे अवे फ्रॉम द फील्ड लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू बी, जैसे यहाँ पे q इंटू ई आता है, q की जगह पे m आ जाएगा, e की जगह पे b आ जाएगा, यहाँ पे भी m इंटू बी आ जाएगा।
ठीक है। अब इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा या कपल आएगा वो कितना आएगा, टॉर्क विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच का, कपल का ये L डिस्टेंस sin आएगा, थीटा। ये डिस्टेंस आएगा। अगर ये L है तो दिस डिस्टेंस विल बी L cos थीटा। कॉस आएगा साइन आएगा, कॉस तो ये आएगा ना, ये थीटा है, अगर ये थीटा तो ये थीटा है, तो ये L कॉस आएगा, है ना, तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो Yes. कपल जब आप निकालोगे इसमें, ठीक है, तो कपल आप निकालोगे तो कपल हमारा जो होगा क्या आ जाएगा, m इंटू इसको 2L लिख लेते हैं, यूजुअली हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आ जाएगा m इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा। अब m इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी साइन थीटा आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, एम क्रॉस बी आएगी, बी क्रॉस एम आएगी, M क्रॉस B। एम क्रॉस बी। कैसे, यहाँ पे टॉर्क जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अभी क्लॉकवाइज लग रहा है मैग्नेट पे, इसको कैसे घुमा रहा है टॉर्क पे, क्लॉकवाइज। inside. अगर क्लॉकवाइज का मैं एक्सियल वेक्टर बनाऊं तो किधर को आएगा, इनसाइड आएगा, ठीक है, तो उसकी टॉर्क की डायरेक्शन ये है, ये बात क्लियर हुई सबको। Yes sir। Yes, sir. और इस पे जो लग रहा है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो टॉर्क जो वेक्टर बनेगा वो राइट हैंड थंब रूल से अंदर के साइड को बनेगा, टॉर्क वेक्टर अंदर को है, क्रॉस है टॉर्क वेक्टर। अब बाकी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर किधर को है, बी वेक्टर इधर को है, ये दिए हुए है क्वेश्चन में। मैग्नेटिक मोमेंट किधर को हो गया हमारा, साउथ टू नॉर्थ, Yes। ऐसे हो गया। अब ये m है, ये b है, तो अंदर को अगर मेरे को वेक्टर चाहिए टॉर्क वेक्टर, तो m क्रॉस b से आएगा, b क्रॉस m से आएगा, M cross. m क्रॉस b से आएगा, M क्रॉस B से आएगा। है ना। तो अगर मैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो m क्रॉस b इज द वेक्टर फॉर्म फॉर द टॉर्क, ठीक है। Yes। Yes sir. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि m आपका जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट है लूप का, जब मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेट को आप कहीं भी रखोगे जब तो उसमें कितना टॉर्क लग रहा है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, वो देखेंगे के क्वेश्चन। तो ये तो मेन फार्मूला है, तो सबको पता चल गया है ना, आई थिंक यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मान लो कोई मैग्नेट है और वो वाइब्रेट कर सकती है, मान लो आपने कोई टॉर्क लगाया उस पर मैग्नेटिक फील्ड ने और वो वाइब्रेट कर सकती है, ठीक है, मान लो अच्छा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। Yes sir। तो एंगल होना चाहिए, 0 होगा या 180 होगा। एंगल जीरो और 180 होगा, तो टॉर्क जीरो का मतलब थीटा जीरो और 180, और इसमें से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। Yes sir। जो 180 वाला होगा वो अनस्टेबल होगा, 0 वाला स्टेबल होगा। Yes sir. जीरो वाला केस ये वाला है, Yes। इस स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं इसे डिस्टर्ब करूं तो क्या हो, ये वापस आ जाए अपनी पोजीशन पे। Yes। Yes sir. ठीक है, इसको डिस्टर्ब करते हैं पहले मैग्नेट को, मान लो डिस्टर्ब करने का मतलब ऐसा थोड़ा घुमा देता हूँ तो क्या होगा, ये ऐसे फील्ड लगेगा इसको, तो इसको क्या करेगा, मैंने कैसे घुमाया इसको, मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क कैसा लग रहा है इसमें, Clockwise। Clockwise। Clockwise. क्लॉकवाइज। तो ये अपनी पोजीशन में वापस लाना चाह रहा है इसको, Yes। तो यानी थीटा इक्वल टू जीरो जो पोजीशन है वो वापस आनी चाहिए अपनी पोजीशन। तो कौन किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ, ये Stable। Stable. दिस केस इज
स्टेबल। अभी एनर्जी से भी देखेंगे, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दिस केस विल बी अनस्टेबल। अगर मैं यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा तो और ज़्यादा घुमा देगा उसे। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज भी टॉर्क लगेगा, पूरा घुमा ही देगा उसे। तो दिस इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। यस ठीक है, तो अगर मैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ तो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो होगा एम बी साइन थीटा, एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट इट इज एम बी थीटा। अब टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा? आई अल्फा के बराबर। ठीक है, यस ओके। आई क्या आएगा यहाँ पे? आई किसका आई लोगे? कौन सी ज्योमेट्री का आई लोगे? सर हम बोलेंगे बीच में से लेकर एंड्स तक या तो इसे रॉड मानोगे, रॉड मानेंगे। एम एल स्क्वायर बाई 12 लोगे या तो, है ना? और या फिर क्या करेंगे, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला वो लेंगे बस, है ना? क्यूबॉइड मानेंगे। अगर रेक्टेंगल मानोगे, हाँ मैंने इसके बाद घूमेगा तो क्यूबॉइड का तो खैर जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल मान सकते हैं। तो अगर ये ए और बी है तो फिर क्या था हमारा फॉर्मूला? एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आता है, ओके। तो खैर इनमें से कोई भी केस आएगा। तो अब जो है यहाँ पे आई अल्फा आया, अब अल्फा कितना है हमारा? एम बी बाई आई इंटू थीटा। ये किसकी इक्वेशन बनी है? कौन सा मोशन है ये? हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। तो ये चीज़ क्या है इसमें? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थीटा। हाँ, ये चीज़ हमारी ओमेगा स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाई आई। ये क्लियर हुआ सबको? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो भी आपका आता है यहाँ पे ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओमेगा आया, और यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहे तो 2 पाई बाई ओमेगा इज विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर सबको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं चेंज कर दूँ तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको पता ही है क्या फर्क पड़ेगा। कई बार पहले लिख लो, सबने लिख लिया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो एक केस में मैग्नेट को हमने 2 मैग्नेट ले ली और उनको ऐसे बांध दिया, और एक केस वैसे बांध दिया। दोनों का मैंने मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है। अब मैं इनका टाइम पीरियड अगर कंपेयर करूं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो m1 है, इसका m2 है, तो टाइम पीरियड इस केस में क्या आएगा? आई बाई फर्स्ट केस में m1 m2 ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएगी, 2 पाई आई भी दोनों का ऐड हो जाएगा, i1 प्लस i2 और m1 प्लस m2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि अपॉन में जो बी क्या है यहाँ पे, कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये नहीं आप मैग्नेट का फील्ड निकालने लग जाओ, एक्सटर्नल फील्ड है। सेकंड केस में T2 कितना आएगा? माइनस हो जाएगा m1 m2। माइनस हो जाएगा। ठीक है, यार क्लियर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी केस हो सकता है, इसको काट दूं। T2 क्या है? इसका आई भी चेंज हो गया।
आई भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आई यहाँ पे अगर रॉड की तरह माने से 0.4 हो जाएगा। अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। एम एल स्क्वायर होता है बाई एल आपका आधा होगा अगर, और आई एम आपका हाफ हो जाएगा। आई बाई 4 हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ आधी हो गई आपकी। ठीक है, सर आई कैसे निकाला है? आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा आधा क्या है, क्योंकि 1/8 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा ये, और ये वाला आपका एम बाई 2 भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेंथ यहाँ पे आधी हो जाएगी, तो ये बाई 8 हो जाएगा ये। ठीक है, यस सर ये करंट वाला एक बार दोबारा बताइए, 12 वाला। कौन से वाला, ये वाला? 12 वाला जो आप अभी बता रहे थे। हाँ, मैं तो कहता कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं हम लोग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। सर ठीक है, इसकी लेंथ में एल लिख देते हैं, है ना, तो कंफ्यूज हो गया, एल बाई 2, तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 हो गया। और जब आप इसको काट दोगे तो मास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एम बाई 2, और लेंथ भी आधी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, एम बाई 2 इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 8 इंटू 12, ऐसे हो जाएगा ना ये। तो एक पहले से कितना हो गया, 1/8 तो हो गया, ये फालतू आ गया यहाँ पे 8, हमने इसको आई बाई 8 लिख दिया। क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, एक केस ये हो सकता है, T2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। एम एम भी हाफ हो जाएगा। एम भी हाफ हो जाएगा। तो सेम आ गया, यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस ठीक है, ज़्यादा होगा तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। सर वो आई हाफ कैसे हो गया था? आई हाफ बीच में से काट दिया था हमने, तो बीच में से काटा तो मास आधा हो गया, एम बाई 2, लेंथ सेम रही, एल स्क्वायर सेम आया बाई 12, बस ये चीज़ आधी हो गई। यस सर। ठीक है, ऐसा केस हो गया। यस सर। ठीक है, ऐसे केस भी कर सकते हैं, इसमें निकालना हो तो सब कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया होना चाहिए एक तो, और मैग्नेटिक मूवमेंट का आइडिया होना चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है मैग्नेटिक का, तो ये सब क्वेश्चन। उसके अलावा गैल्वेनोमीटर पे टॉर्क आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वहाँ पे एम क्रॉस बी वाला यूज हुआ था, तो वो भी एक करंट कैरिंग लूप पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम देख चुके हैं। ये हमने मैग्नेट पे देखा क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, मैं कर लेता हूँ। 18 कौन सा 18 क्वेश्चन, एक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर।
A coil is in the shape of equilateral triangle of side L. A coil in the shape of equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent इक्विलेटरल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल triangle, equilateral triangle है ना, permanent magnet such that B is in plane of the coil. If U2I in the triangle a torque phi acts on it, the side length of the triangle is triangle की साइड कितनी होगी बताना है। These are the options. ऑप्शन सी C. Okay. Correct. C option. आया बाकी लोगों का आंसर? Yes, sir.
क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, रूट इक्विलेटरल का? सर √3/4 a तो स्क्वायर। 4 स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया है बस। टॉर्क आपका m क्रॉस b होता है, m b साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इन द प्लेन लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट उससे परपेंडिकुलर होता है। तो ये b की जगह पे i आ जाएगा बस। यहाँ से आपको i निकालना है। कुछ गलत कर दिया मैंने, b लिखूंगा, i इंटू b। ठीक है, तो वहाँ से हमारा फिर आंसर आएगा। हमें लेंथ चाहिए, i इंटू एरिया √3/4 a स्क्वायर तो b हो जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, सब लोग निकाल लेंगे a का वैल्यू ठीक है, डन। यस सर। यस सर। सर सर ये थीटा 90 कैसे हुआ? थीटा 90 ऐसे हुआ कि भाई इन्होंने बोला है कहाँ लिखा है, बिटवीन द पोल ऑफ द पीस ऑफ एलिमेंट सच दैट b इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो मैग्नेट अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर को आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, यूं बाहर या अंदर की तरफ को। जी सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, इन द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है प्लेन में, दोनों में एंगल कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट और फील्ड में? जी सर ठीक है। 90 आएगा, 90 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। जो आपकी कॉइल होती है ना, कोई करंट कैरिंग कॉइल, और वो घूमती है किसी मैग्नेट के बीच में, तो इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो जब ये घूमेगी कॉइल तो फोर्स लगेगा इस पर। तो फोर्स जो है अलग अलग एंगल पे, जब ये कॉइल होगी तो अलग अलग फोर्स लगेगा। आपने पढ़ा होगा ये जब आपने या मान लो ये कॉइल जो है इस पे आप करंट फ्लो करा रहे हो तो क्या होगा, करंट ये घूमेगी कॉइल, करंट फ्लो कराओगे तो इस पे करंट यहाँ से जब मान लो फ्लो करा तो इस पे क्या होगा, वो लगेगा आपका टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो कॉइल घूमेगी। तो ये किसका प्रिंसिपल है? मोटर, डीसी मोटर। यस सर। आप करंट फ्लो करा रहे हो और कॉइल घूम रही है, तो ये डीसी मोटर का प्रिंसिपल हुआ। यस। ठीक है, तो जब ये वाली पोजीशन आपकी आएगी, इस टाइम पे आपका फील्ड ऐसे है और आपका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बाहर की तरफ को। कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ को है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टॉर्क क्या होगा इस केस में, मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम होगा ना? यस सर। मैक्सिमम होगा। और जब आपकी कॉइल ऐसे हो जाएगी किसी केस में, जब परपेंडिकुलर ऐसे बिल्कुल आ जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, टॉर्क हमारा नहीं हो गया। 0 हो जाएगा। सर वो अंदर की तरफ को कैसे हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट? राइट हैंड थंब रूल, करंट आप कैसे फ्लो कर रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल से किधर को आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, अंदर को तो आएगा। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा अंदर को? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा भाई, ऐसे कॉइल है इसमें करंट फ्लो कर रहे, ऐसे करेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर को बनाओगे इसका? राइट हैंड थंब रूल से किधर को बनाओगे? इनसाइड। आ गया सर। ऐसे बनाओगे। यस सर। ये 0 कैसे आया?
टॉर्क जीरो ऐसा है कि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट किधर को आएगा, एस केस में अगर मैं बनाऊंगा तो मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इधर को आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको देखना जरा सब लोग, ऐसे आ रहा है मेरे, इसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर प्लेन है इससे, मैंने ये दोनों कॉइल के बीच में परपेंडिकुलर है कॉइल, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर को आएगा इसका। यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ना, सर दोनों के सेम डायरेक्शन में हो गए, एम और बी, एंगल कितना है दोनों के बीच का, 90 0 जीरो आया, 90 यहाँ पे था, यस सर। क्लियर हुए। यस सर। ठीक है, तो ये आगे आएगा तो फिर पढ़ेंगे ध्यान से, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे से होता है। तो ये एम क्रॉस बी वाला जो प्रिंसिपल है काफ़ी यूजफुल है, इसमें मेरे को पता काफ़ी जगह यूज होगा, तो सब लोग ध्यान से समझ लें। हाँ ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, करते हैं हम इसकी एनर्जी के बारे में बात। तो आपकी जो मैग्नेट होती है उसको जब घुमाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई, अच्छा माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फॉर्मूला, माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी आना चाहिए, है ना। तो ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल in a magnetic field. तो ये वर्क डन से डिफाइन करते हैं, तो वर्क डन आपका अगर इफ इट इज रोटेटेड टॉर्क ऑन अ डाइपोल आपको बताइए एम क्रॉस बी होता है, इफ डाइपोल is rotated, if dipole is rotated from theta 1 to theta 2, then work done should be equal to tau theta का इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये वर्क डन आएगा, एफ डॉट डी एस होता है, यहाँ पे टाउ डॉट थीटा आ जाएगा, टाउ डॉट थीटा का मतलब आपका हो गया एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे एम और बी तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये साइन थीटा चेंज होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा, एम बी बाहर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम बी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा, यस सर। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि हम यूजुअली थीटा 2 को पहले लिखते हैं। तो ये हमारा वर्क डन हुआ अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम एनी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी हमें कहीं पे जीरो माननी पड़ेगी इसकी, तो जो पोजीशन जीरो पोटेंशियल एनर्जी की होगी वो क्या मानते हैं हम लोग, 90 डिग्री पे। 90, इस केस पे जीरो होता है ना, तो इस केस पे जीरो मान लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है U90 पे हम जीरो मानते हैं। अब हमें मान लो किसी पॉइंट की एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से घुमा के देख लेंगे उसे, मान लो 10 डिग्री पे निकालना है तो
या 70 डिग्री पे मान लो हमें 100 डिग्री पे निकालना है कितना एनर्जी आ रहा है, तो हमसे घुमा के देख लेंगे एनर्जी वहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें। तो ये जो आया आपका वर्क डन आया था, एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। दिस वाज u(θ2 - u(θ1), which was coming to be mb cos (θ2 - θ1). अभी तो ये आ रहा था हमारा। अब आपने (θ1 को 90 मान लिया, मान लो तो ये u90 हो गया। दिस इज 0 एंड इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया 90 को, तो u(θ2) की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -mb cos (θ2). और इन जनरल जो है ये आपका u(θ) = -mb cos (θ) आएगा। यहाँ पे क्या लिखूं, m.b लिखूं या b.m? सेम ही बात होती है डॉक्टर की। m.b सही भी बात होती है, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता ना। वैसे हम यूजुअली m.b लिखते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। a.b स्केलर है ना इससे। हाँ स्केलर है। a.b और b.a में ओके, तो हमारा जो वैल्यू आया दैट इज -m.b आया है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर ये 90 पे 0 मानते हैं या किसी पे भी मान सकते हैं? नहीं, 90 पे 0 मानते हैं। तो इसका रीजन मैंने आपको डाइपोलर बताया भी था, आपको ध्यान होगा आप लोगों को। मैंने कहा था कि जब ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और आप प्लस चार्ज को यहाँ पे लेके आए मान लो, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा प्लस चार्ज को लाने के लिए? v × q कितना करना पड़ेगा? यस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर देखो तो पोटेंशियल बराबर होगा। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो एक ही पोटेंशियल सरफेस होगा ये। यस सर। पोटेंशियल बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस चार्ज को लेके आऊँ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? -v q। तो नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0। तो यहाँ पे हम एनर्जी को 0 मानते हैं डाइपोल की, इसलिए ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में होगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में होगा। आपको इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे दोनों ये, है ना? तो हम 0 यहाँ पे होता है, हमें फंडामेंटली यहाँ पे 0 मानना पड़ता है। ओके। ओके, और बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? और नो सर। नहीं? ठीक है, तो ये वही फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े थे, दोबारा आ गए घूम के। तो लेट अस स्टार्ट। सर आप वाला क्या बता रहे थे? क्या बोल रहे हैं? वाला क्या बता रहे थे लास्ट में? 90 डिग्री के लिए मैंने 0 बताया था कि यहाँ पे 0 लेंगे हम। नहीं सर, जो ये m×b है, हाँ, आप क्या बताए थे सर उस टाइम? क्रॉस बी में m×b सर, ये अभी आपने बताया था यही वाला सर। ये वाला सर मैं क्या बताता हूँ उसमें कि m.b लेंगे या b.m, ये पूछ रहे थे हम। आप ये बोल रहे थे। मैं तो ये पूछ रहा था ये लेंगे या ये लेंगे। एक तो मैं ये बता रहा था, तो इन दोनों में फर्क होता है क्या? नहीं सर। सेम होते हैं ना दोनों के, कुछ भी ले लो। यस। ये बता रहा था उसमें, ठीक है?
ये कुछ और पूछे थे आप? जैसे वो वही थोड़ी सी ब्रेक हुई थी ना उस टाइम पे, तो मैंने कुछ मिस कर दिया था। अच्छा, अब समझ में आया? ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक्चुअली माइनस होता है, लेकिन डॉट में बराबर होता है। ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 10 to power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. The work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to horizontal from a direction parallel to horizontal magnetic field of 4 10 to power minus 5 Tesla to a direction of 60 degree from the field will be. कितना वर्णन करना पड़ेगा? 0.20. यस सर 0.2। यही आ रहा है? 0.2 sir. इजी क्वेश्चन है ज़्यादा लोगों में। ए आंसर ए करो। सर माइनस का आ रहा था। हाँ जी, सर माइनस 0.2 आ रहा था। माइनस आ रहा है, बाकी लोगों क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है? प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है. यस सर प्लस आया। Rotating the slowly from Plus the आया। direction parallel to the horizontal magnetic field to direction 60 degree from the field. पहले ये पैरेलल था, बाद में यानी एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 करोगे तो थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे करा है। तो इससे प्लस ये आएगा, मैंने कहा 10 to power 4 बी 5 या तो बी है कॉस थीटा हाफ हो गया माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। ओके, इसकी जो यूनिट है देखो, यहाँ से यूनिट भी आ रही है, अगर हम यूनिट निकालना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट की जो यूनिट है, वर्क डन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड जूल पर टेस्ला। कई बार यूनिट में कंफ्यूजन होता है कि ऐसे यूनिट कैसे आएगी। तो आई होप ये भी क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है हमें? हाँ सर। ओके, तो 250 टर्न rectangular coil of
length equal to 2.1 centimeter and width equal to 1.25 centimeter. Carries a current of 85 microampere and subjected to magnetic field equal to 0.85 Tesla. Work done in rotating the coil by 180 degree against the torque is फिर ऑप्शन ए आ रहा है. यस सर, ऑप्शन ए आएगा. correct first of Done, sir. डन सर. okay. तो मेरा 9.4 आ रहा है माइक्रो. 9.4 microjoule. बाकी लोगों का एग्जैक्ट आ रहा है या आगे पीछे आ रहा है? यस सर. सर आगे सर पीछे आ रहा है. 9.4 आ रहा है. अच्छा, हो सकता है थोड़ा बहुत. ठीक है, डन. सबका आंसर आ गया. कैसे किया है सबने? सर वर्क डन आ जाएगा 2m बी. 2 MB हो जाएगा सर. जो m होगा NIA. NIA आ गया. इस वैल्यूज को कर लूंगा. ओके, ठीक है, कर लेंगे सब लोग. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट.
सर आंसर कितना आ रहा है ऊपर वाले में? इसका 9.4 के आसपास होगा, 9.4। ओके सर। विल बी कैसे ये वाला क्वेश्चन होता है इसका आंसर। थ्री 3 जूल। ओके, बाकी लोग 3 न्यूटन मीटर। 3 न्यूटन मीटर। हाँ वही पता है, और उन्हें ऑप्शन में जूल दे रखा है, तौर पे पूछ रहा है, वहाँ न्यूटन मीटर लिखना चाहिए वैसे तो। आंसर क्या आ रहा है? 3। 3 ऑप्शन में है, मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, चेक कर रहा हूँ क्या है ये क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन बी है 3 जूल। हाँ करेक्ट है, 3 जूल है। हाँ 3 न्यूटन मीटर आ रहा है। ओके सर। आया सब लोगों का आंसर? वर्क डन पता है आपको, आ गया। है ना? और को निकालना है। डन सर। 3 न्यूटन मीटर इज द आंसर। पैरेलल टू बी है, उसको 60 डिग्री रोटेट करना है, तो पहले एंगल थीटा 1 जो है 0 है, थीटा 2 60 है, वहाँ से वर्क डन आ जाएगा, फिर टॉर्क आ जाएगा। ये होगा टॉर्क आपका माइनस एम बी साइन 0 आएगा। नहीं, पैरेलल टू बी रिक्वायर दिस टू टर्न थ्रू 60 डिग्री, टॉर्क टू मेंटेन मिडल इन दिस पोजीशन। न्यू पोजीशन की बात कर रहा है, साइन 60 डिग्री की। 0 तो नहीं होता, तो 0 ही आ जाएगा आंसर। तो ये आपका ये होगा, इन दोनों का रेशो निकाल लो। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, कॉस थीटा 2 आपका आर के लिए -1 डिवाइड बाय √3/2। क्या दिया था क्वेश्चन में? वो मैग्नेटिक फील्ड वर्क बन गया था √3। ठीक है, ये आंसर आ गया। आई होप सबको डन है, सबको क्लियर है ये? यस सर। बस ये 5 सेकंड 10 सेकंड का टॉपिक और है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? E dot ds 0। बी डॉट डी एस बाय इंटरवल। यू नो। इक्वल टू क्या होना चाहिए? म्यू नॉट। 0। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्यू एनक्लोज होता है ना, ई डॉट डी एस, लेकिन यहाँ पे मोनो चार्ज होते नहीं, मोनोपोल होते नहीं है यहाँ पे, तो 0 आ जाता है। यहाँ पे बी डॉट डी एस जो होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। न्यू नो टाइम नहीं आएगा भाई? नहीं, यहाँ पे मोनो नहीं होता ना, एम मैंने आपको मोनोपोल मिलेगा ही नहीं कहीं पे। एम तो तब आएगा जब सर जो m होता है वो हो जाएगा नेट m। नेट एम 0 है हाँ ना, तो इसमें यहाँ पे 0 है। दिस इज द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बस ये तो टॉपिक। वैसे मोनोपोल हम 0 क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम जो क्वांटम स्पिन होता है, सबकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो तो अलग अलग लेके चलते हैं, +12 -12 प्लस 3/2 -3/2। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर वो भी हम लेंगे, मान लो किसी की स्पिन हो रही है, तो स्पिन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे बनेगा। अब आप क्लोज सरफेस बनाओगे, तो क्लोज सरफेस कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना आपको क्लोज सरफेस, फिर तो ऐसे बन जाएगा ना ये, जितना यहाँ से फ्लक्स आ रहा है उतना जा भी रहा है बाहर,
मैंने पोल दोनों बन गया ना, नॉर्थ और साउथ तो बनी गई यहाँ पे। अब ये तो सरफेस को बना सकते हो जो नॉर्थ पोल को काटे और साउथ को काटे नहीं, पॉसिबल नहीं है ना Yes, यहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो लेंथ ही जीरो दोनों की आपस में बिल्कुल पास पास में, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा नहीं ऐसा सरफेस, तो ये हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक अभी के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हमारे पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है हमें कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे कैसे होता है, और उस पर बेस्ड कुछ चीज़ें हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके, जा सकते हैं सर। यस, बाय ऑल ऑफ यू। इसके डाउट है वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं। ये Good night, जीरो sir. गुड नाइट। तो जिनके डाउट पहले इस चैप्टर से जो हमने अभी पढ़ा है उससे कुछ है तो बताओ पहले। सर नहीं है, यस, बोलो बोलो, सर जीरो को टेन क्या करें, सर BDS क्या बोल रहे हैं, ये वाला बताना है। सर BD पूरा बोलो, को समझ नहीं आ रहा क्या बोलने दो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, आप एक बार लिख दो, कमेंट में लिखो क्या बोल रहा है, कमेंट में लिख सकते हो। मेरे को आवाज ब्रेक हो रही है क्या, बाकी लोग बताओ और लोग क्या होते हैं तब। सर जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसमें हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं या वर्क डन मतलब जो हम वर्क करते हैं वो देखते हैं। जब हम किस में निकालते हैं पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब निकालते हैं, जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल हम निकालते हैं तो वर्क डन किसका लेते हैं। यस सर। एक्चुअली पोटेंशियल की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। आप अगर केवल वर्क डन निकाल रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं हम, कई बार इंटरनल लेते हैं। अगर हम इंटरनल लेंगे तो फिर माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। सर इसका मतलब ये है कि जब हम जो हम वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। जो हम वर्क करते हैं वो, हाँ मैंने पॉजिटिव हो भी सकता है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ पे लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेके आ रहे हो। यस सर। इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, यस सर, नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को तो ये अट्रैक्ट हो रही है इससे, इसके फील्ड से, है ना, ये अट्रैक्ट हो रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स किधर को लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा अपना, तभी तो आप जीरो एक्सेलरेशन से लेके आओगे इसको। यस सर। तो आप इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तो आपका फोर्स इधर को है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो वर्क डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। सर फिर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वो नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव तो आएगा, अगर आपने अपना वर्क डन निकाला तो नेगेटिव तो आया आपका वर्क डन। सर हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है लेकिन पोटेंशियल में तो हम पोटेंशियल में क्या होगा कि वर्क डन बाय ये निकालोगे मान लो आप, ठीक है, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी करोगे ना, क्योंकि डेफिनेशन ये बोलती है ना नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, तब भी नेगेटिव ही आएगा। ओके सर। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये बोलती है कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन करते हैं आप चेंज इन पोटेंशियल। ओके सर। दोनों से नेगेटिव आएगा। अब वो जरा पूछ रहे हैं कि बी डॉट डी एस जीरो क्यों आया। बी डॉट डी एस जीरो इसलिए आया क्योंकि जैसे हमारा क्यू डॉट सॉरी जो आपका ई डॉट डी एस आता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मोनो चार्ज आपके एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब मान लो आपके मोनो चार्ज ना हो, चार्ज आपके हमेशा पेयर में हो बिल्कुल कि प्लस और माइनस, आपसे ब्रेक ना कर पाए अलग अलग,
तो क्या होगा, जब भी सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। यस तो अगर नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज अगर 0 आया तो ये चीज़ हमेशा 0 आएगी फिर उस केस में। यस तो मैग्नेट में ऐसे ही होता है कि मैग्नेट में कभी भी आप पोल को सेपरेट नहीं कर पाते। आप जब भी कोई सरफेस बनाओगे तो यहाँ फिर साउथ पोल यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, तो फिर ये नॉर्थ और साउथ पोल आ गए दोनों इसके अंदर, यस है ना। ओके सर। तो इसलिए आएगा। ठीक है, और बताइए, और कौन पूछ रहा था? सर यस। सर क्वेश्चंस भेजे थे मैंने आपके पास। हाँ, मैं वेट कर रहा था आपके ही, आप हो ना भी। आपने जो क्वेश्चन भेजे थे कहाँ गए? आपने 2 क्वेश्चन मेनली भेजे हैं। पहला क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि ये 2 ग्राफ हैं कैपेसिटर के, डिस्टिंग्विश बिटवीन द, ये है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज वर्सेस वोल्टेज। ये 2 ग्राफ हैं चार्ज वर्सेस वोल्टेज के, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। नाउ द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 2 कैपेसिटर C1 एंड C2। ये कैपेसिटर C1 है, मान लीजिए C2 है। बोथ कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन, दोनों का D सेम है प्लेट सेपरेशन, बट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर। इसका एरिया ज़्यादा है, मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ, इसका स्मॉल ए मान लेता हूँ। विच लाइन कॉरस्पॉन्ड टू C1 एंड Y। अच्छा, कौन सी लाइन C1 की है हमें बतानी है अभी। इसमें C1 की लाइन कौन सी है, C2 की कौन सी है, तो बताओ भाई कैसे बताएंगे। Q इक्वल टू CB होता है, तो Q बाई B इक्वल टू C हो जाएगा। C क्या होता है आपका, एप्सिलॉन A बाई D होता है। Q बाई B क्या होगा इस ग्राफ का, स्लोप। Y बाई X स्लोप होगा ना इस ग्राफ का, तो स्लोप इक्वल टू ये है। अब दोनों में क्या है, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है। जिसका ए ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर, ज्यादा होना चाहिए स्लोप उसका। तो कौन सा ग्राफ होगा, C2 का, ये वाला, ठीक है। C1 वाला बताना है तो B हुआ ना सर। हाँ, C1 अगर पूछता है तो B वाला हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन बता से पूछा था आपने क्या सोचा, पहले आपसे पूछा था कि आपने क्या क्या सोचा उसमें, कहाँ तक सोचता है। नेक्स्ट आपने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज pair of equal and opposite point charge QL minus Q separated by distance 2x, axis of the dipole is। इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 चार्ज हैं हमारे, प्लस Q और माइनस Q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2x, इनके बीच का डिस्टेंस 2x है। तो ये कह रहा है एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग नहीं होगा। एक्सिस क्या होता है हमारे डाइपोल का, अलोंग द चार्ज होगा। और किधर को होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पूछा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बी होना चाहिए। क्या आंसर दिया हुआ इसका, सर आंसर नहीं था, मैम ने ऐसे ही दिया था क्वेश्चन, ऐसे और दिया नेट था। इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ये पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बी आंसर आना चाहिए इस केस में। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सेकंड ऑप्शन। नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। सर एक्सिस ऑफ डाइपोल मतलब वो डायरेक्शन ही पूछ रहा था। एक्सिस तो ये होता है हमारा, एक्सिस में डायरेक्शन भी पूछ रहा होगा क्योंकि 2 ऑप्शन है ना इसमें। पहले में ये बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, है कि द एक्सिस ऑफ डाइपोल, बस तो ये पूछ रहा है। एक्सिस ऑफ डाइपोल से क्या मतलब हुआ सर, यहाँ देखो एक्सिस ऑफ डाइपोल तो यही होता है वैसे तो। डायरेक्शन। नहीं, एक्सिस का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। एक में लिखा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक में नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अभी डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी एक में लिखा है, एक में ये लिखा हुआ है, एक तो आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से। तो हम
डाइपोल की डायरेक्शन देख लेंगे क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, ये ले लेंगे। या तो सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है कि एक्सिस ऑफ डायपोल पे डायरेक्शन क्या हो गया, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। हाँ इनकम्प्लीट ही है, मतलब ढंग से नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर आपको बेस्ट आंसर चूज करना है तो फिर आप, ऐसा हो जाता है कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था तो बेस्ट आंसर चूज करते हैं फिर हम लोग ऐसे। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन ये था कि फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, सर इसका कुछ डायग्राम था। क्या क्वेश्चन था, बॉडी क्वेश्चन था ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा सर ओके। इसका जो डायग्राम था देखा था, ये डायरेक्शन जैसे डायपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाइन बनाई है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। इक्विपोटेंशियल लाइन है वो, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने के लिए। हाँ तो कैसे बनाया था, नेगेटिव से पॉजिटिव लाइन ऐसे मान की, ऐसे नहीं है, एंड पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा था एरो। ऐसे भेजती हूँ सर। भेजो। कृष्ण आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो आपको पता है यार जब सन के पास आता है प्लेनेट तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। सर इसका आंसर नहीं आ रहा था। सन के पास जब आएगा तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, एम वी आर, आर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होनी चाहिए, ए पे या बी पे या सी पे, सबसे ज़्यादा तो होनी चाहिए ए या बी में किसी को, सब बोलो सी आ रहा है, बी में ज़्यादा है, एस में सी तो कम होगा जब पक्का है। क्या लिखा है सर आंसर बी दे। हाँ तो इन दोनों में है कंपैरिजन, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट पास होता है, पॉइंट की दूरी कितनी होती है उसकी, इलिप्स वालों को पता होगा ना, प्रॉपर्टी इलिप्स की जो होती है, कौन सा पॉइंट पास होता है, क्या 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 डायग्राम में क्या है, डायग्राम में देखने से ऐसा लग रहा है ना कि बी पास। नहीं देखने से नहीं होगा, ये तो प्रॉपर्टी है इलिप्स की, देखने से नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स है। तो ये पॉइंट आपका जो फोकस होता है ये आपका होता है माइनस ए ई पे होता है फोकस, ये ए कॉमा 0, और ये पॉइंट आपका माइनस ए होता है, और ये वाला पॉइंट आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका x जो है माइनस ए ई है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे ये कट गया, ई स्क्वायर आपका जो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से कुछ होता है। यहाँ तक आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो y से ये जो डिस्टेंस होगा ये y के बराबर होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा हमारा वो माइनस ए ई और ए के बीच की दूरी है, तो इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा होता है। ये इसका क्वेश्चन है 2018 लिखा हुआ है, नीट का है, नीट का क्वेश्चन है। ओके, अगर हम यहाँ पे सोचें कौन सा पॉइंट वैसे पास होता है इसमें दोनों में से, निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट कौन सा क्लोज होता है सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पॉइंट क्लोज कौन सा होता है, ये वाई है। सोचना पड़ेगा, तो सोच रहा था आपको मैं, इसमें है ना कि एलिप्स की प्रॉपर्टी है तो। ओके सर। मैंने वो डायग्राम आपके पास भेजा है। ओके, टेलीग्राम पे ये है, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, गलत है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी है, सर नेट पे देखा था, नेट पे ये आ रहा था। अभी चेक कर लेते हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही गलत है। आपने एक तो लाइन बना रखी है और एक आपने चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखा है। तो चार्ज का है, डाइपोल का थोड़ी है इक्विपोटेंशियल। अभी चेक कर इसका लो। करेक्ट डायग्राम आप बता दीजिए एक बार। जो भी देख लेता हूँ। करंट डायग्राम के लिए बनेगा तो कुछ और बनेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, तो एक कोसेंट्रिक नहीं है ना, आपने कोसेंट्रिक बना रखे हैं। आपने तो थोड़ा सा हटके बनेगा ना ये, जैसे इन्होंने बना रखा है। देखो ये दूरी, यहाँ पे दूरी बढ़ेगी ना इसकी। यस सर। ये क्यों बढ़ रही है दूरी, पता है आपको? फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है। देखो यहाँ पे, देखो ये डायग्राम की जगह ये बना हुआ है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दूरियां बढ़ती हैं। यहाँ पे जो है रिंग पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है। यस इक्विपोटेंशियल कैसे निकालोगे? वैसे आप कैसे निकालोगे अगर इक्विपोटेंशियल निकालना हो तो? सर। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना हो तो तरीका क्या है निकालने का? तो ये यहाँ पे इक्वल हो। जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है ना, पोटेंशियल इक्वल का मतलब है आपका, अगर ये चार्ज आपका मान लो एक ऐसा है, तो यहाँ पे मान लो आपका पोटेंशियल निकाला आपने, तो कैसे निकालो? KQ/R प्लस KQ/R ये करोगे। फिर एक और पॉइंट आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे दोनों बराबर हो, है ना। ऐसे होगा। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन, मान लो ये R1 है, ये R2 है, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, ऐसे आएगा पोटेंशियल यहाँ पे। और ये मान लो R1 डैश है, ये R2 डैश है, तो यहाँ पे क्या आएगा? KQ/R1 डैश माइनस KQ/R2 डैश, है ना। तो अगर ये बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए आपका वैल्यू। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट प्लॉट होंगे यहाँ पे, जहाँ पे वैल्यू मान लो वैल्यू 5 आई, 5 वोल्ट आई, तो फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए, ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो वो जब आप प्लॉट करोगे तो वो लगभग ऐसी फिगर बनेगी। बराबर सर्कल नहीं बनेंगे आपके, एक थोड़ा दूरी पे बनेंगे जब आप एक्चुअल दूर। सर वो डाइपोल की इफेक्ट की वजह से हो रहा है या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इतने दूर होने पे 5 आ रहा है, मतलब इक्वल वैसे हो रहा है? क्या कह रहे हो आप कि 5 आ रहा है बिकॉज ऑफ डाइपोल के कारण, या फिर आपने बोला ना सर सेम वैल्यू आएगी पोटेंशियल की? हाँ, जैसे आप बता रहे थे, तो 5 जैसे वो जैसे आगे बढ़ रही है, कोसेंट्रिक नहीं है, थोड़ा सा आगे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, दूर दूर बढ़ रही है। तो फिर पोटेंशियल के डाइपोल की इफेक्ट की वजह से हो रहा है या 5 इक्वल आ रहे हैं इस वजह से? ये एक्चुअली आप ये आप बना नहीं पाओगे। इसके लिए आपको बनाने के लिए या तो आप कंप्यूटर का यूज़ करोगे या आप वैल्यू निकालो डिस्टेंस की, है ना। जैसे मान लो आपने वैल्यू ली यहाँ पे कुछ, फिर आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। ये तो प्लॉटिंग के मेथड होते हैं कुछ, वो यूज़ करने पड़ेंगे आपको। दूर होने का फिर रीजन क्या है? वो दूर होने का रीज़न ये होगा, देखो कि यहाँ पे दूर दूर हो रहे हैं आपके पोटेंशियल बीच में, है ना, और यहाँ पास पास आ रहे हैं किनारा में। उसका रीज़न क्या होगा? अगर हम इस लाइन पे देखें, डायग्राम था फिर दूसरे वाले डायग्राम से थोड़ा अलग था। मान लो मैं आपको पोटेंशियल निकालता हूँ। मान लो 5 वोल्ट का सरफेस बनाया मैंने एक, और अगला 7 वोल्ट का बनाया, अगला 9 वोल्ट का बनाया, तो दो वोल्ट के डिफरेंस पे बना रहा हूँ मैं। यस। अब ये सब बराबर दूरी पे होंगे या पास पास होंगे, क्या होंगे?
कैसे पता करोगे? वैल्यू निकाल के देखोगे कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से। वैल्यू निकालोगे ना इसकी वैल्यू कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना आ रहा है 5 वोल्ट के लिए। ऐसे 7 वोल्ट के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे पहले, के क्यू बाय R1 ऐसे करके लिखोगे वैल्यू। के क्यू बाय R1 मान लो से दूरी आपकी R1 है, तो यहाँ से दूरी R1 आएगी माइनस के क्यू बाय R1 प्लस डी आ जाएगी दूरी, डाइपोल मोमेंट मान लो डी है ये 5 वोल्ट है। तो क्या बनेगा R1 माइनस डी करोगे तो R1 प्लस डी, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम करेंगे तो R1 आएगा आपका यहाँ से। ऐसे ही जब आप अगले वाले को सॉल्व करोगे तो R2 आएगा 7 वाले के लिए। मतलब वो वैल्यू बढ़ रही है, इससे वो चेंज होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। हाँ लेकिन ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे R2 इंटू R2 आ रहा है, यहाँ पे R1 इंटू R2 L1 आ रहा है। तो ये लगभग जो है ऐसा आ जाएगा कि R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 5 आ गया और R2 का स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया मान लो, R3 का स्क्वायर रफली बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा ऐसे, लेकिन लगभग ऐसा आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 का रूट कितना होता है 2.4। आई डोंट 625 कितना होता है 2 का 5 का रूट पता है किसी को, 5 का 7 का एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, इक्वल मतलब बराबर बराबर होंगे पर इक्वल नहीं होंगे एग्जैक्टली। इक्वल नहीं आएगी। हाँ जब आप निकालोगे तो इनकी दूरी बराबर नहीं आएगी, कम ज़्यादा आएगी। तो वही वो एरिया हो गया कि पोटेंशियल वाला, इसीलिए वो कम कम होता जा रहा है, इसलिए ये पास पास होते जा रहे हैं सब कुछ वाले। ठीक है, ये 5 वाला आपने इससे पहले एक डायग्राम खोला इसमें सर उल्टा था, जैसे यहाँ पे बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है आस पास, वहाँ पे उल्टा था सर। आप वो इमेज खोलिएगा गूगल पे जो भी आपने खोली थी। एक तो ये है, और कौन सी बोलिए आप इससे पहले हमने, आप करो यहाँ पे उल्टा है। तो जैसे यहाँ पे अंदर पास पास है, बाहर इसमें से सही, ओके इसमें से सही कौन सी होगी हमें देखनी है। सर ये तो एग्जैक्टली वहाँ पे तो टू आइडेंटिकल चार्ट्स खोली थी आपने। यहाँ पे क्या है, ये डाइपोल है और यहाँ पे क्या है, अच्छा ये तो सेम ही है। अभी हमने जो देखा था पास पास होगा बीच में, यहाँ पे बीच में यहाँ पे था ये है ना, ये 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल नहीं है ये सर। ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ वो करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो निकालना पड़ेगा सर। बट मैं ये पूछ रही थी इसके अंदर कि जैसे इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो जा रहा है, सर डाइपोल की डायरेक्शन तो नेगेटिव को मतलब होती है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये डाइपोल की डायरेक्शन थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। मैं वही सोच रही थी कैसे। और नहीं डाइपोल की डायरेक्शन अगर होती है, डाइपोल की तो एक ही आता है, डाइपोल का इतनी सारी लाइनें थोड़ी आती, एक ही लाइन आती। डाइपोल आप रिप्रेजेंट करते हो तो एक ही लाइन दिखाते हो ऐसे बस, है ना। और जब फील्ड लाइन दिखाते हो बहुत सारी दिखाते हो ऐसे, फील्ड लाइन तो बहुत सारी दिखाते हो। टेबल लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा। कौन सी वो जो इससे लास्ट गूगल लास्ट यहाँ पर। और किसी का डाउट? सर गुड नाइट। चलिए ठीक है, फिर क्लास में एंड करते हैं। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए।